नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है कि कैसे एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी एक शाही ताकत बन गई। ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? क्या ये सब पहले से सोचा समझा था, कोई मास्टर प्लान, या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए, इसकी जड़ में जाएं तो सब कुछ एक ही चीज के लिए शुरू हुआ था, पैसा। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भारत पर राज करने का सपना लेकर नहीं आई थी। नहीं, वो तो मसालों और रेशम के सपने लेकर आई थी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, व्यापार और सत्ता की राहें बहुत जल्द एक दूसरे से टकराने वाली थीं। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक और बिजनेस कंपनी थी जिसकी नजरें पूरब के खजाने पर टिकी थीं। तो देखिए, साल 1600 में कंपनी को एक चार्टर मिलता है जो उसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मतलब मोनोपोली दे देता है। लगभग 50 साल बाद उन्होंने हुगली नदी पर अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा ली। लेकिन मैदान में वो अकेले नहीं थे। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली सबके सब यहीं थे। और ये वो चीजें थीं जिनके लिए हर कोई होड़ में लगा था। यूरोप में भारतीय कपड़ों और मसालों की डिमांड बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जरा सोचिए, जब फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी एक ही सामान के पीछे भागेंगे तो मुनाफा तो कम होगा ही। और जब मुनाफा कम होता है तो तनाव बढ़ता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब व्यापारिक फायदे नुकसान की बात सीधे सीधे राजनीतिक और फौजी टकराव में बदल गई। यहाँ बंगाल के नवाब और कंपनी के रास्ते बिल्कुल अलग थे। नवाब चाहते थे कि कंपनी कायदे कानून माने, टैक्स भरे और अपनी फौजी ताकत को काबू में रखे। वहीं कंपनी को लगता था कि ये सारी मांगें उनका व्यापार डुबा रही हैं और उन्हें तो ज्यादा सुरक्षा और कम टैक्स चाहिए। मतलब कोई बीच का रास्ता था ही नहीं। और ये कोट ये साफ साफ बताता है कि भारतीय शासकों को क्या दिख रहा था। उनके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक बाहरी ताकत थी जो उनकी ही जमीन पर किले बना रही थी और तोपें तैनात कर रही थी। ये तो खतरे की घंटी थी। तो जाहिर है ये टकराव तो होना ही था, इसे टाला नहीं जा सकता था। और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और यहीं से भारतीय इतिहास की एक सबसे निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन ये लड़ाई कंपनी ने सिर्फ अपनी फौजी ताकत के दम पर नहीं जीती। नहीं, जीत का असली कारण था धोखा, विश्वासघात। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी। मीर जाफर ने अपनी टुकड़ियों को लड़ाई से ही दूर रखा और बस सिराजुद्दौला की हार तय हो गई। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। असली पावर अब कंपनी के हाथ में थी। 1765 में उन्हें मुगल सम्राट से दीवानी मिल गई। इसका मतलब ये था कि अब वो बंगाल के पूरे रेवेन्यू मतलब टैक्स से होने वाली सारी कमाई को कंट्रोल कर सकते थे। यही वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी आधिकारिक तौर पर एक शासक बन गई। और इस नई ताकत के साथ आया बेहिसाब पैसा। अंदाजा लगाइए, 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव ने अकेले ही 4 लाख पाउंड से ज्यादा की दौलत जमा कर ली थी। आज के हिसाब से ये अरबों में होगी। कंपनी के अधिकारी इतने अमीर हो गए थे कि ब्रिटेन में लोग मजाक में उन्हें नवाब कहने लगे थे, जो नवाब शब्द से ही निकला था। बंगाल पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। असली सवाल अब ये था कि बाकी हिंदुस्तान पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके लिए कंपनी ने अपनी रणनीति बदली। उनका सबसे शातिर हथियार था सहायक संधि। कागज पर तो ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसा लगता था, जिसमें कंपनी भारतीय राज्यों को बाहरी हमलों से बचाने का वादा करती थी। लेकिन असल में ये भारतीय शासकों से उनकी आज़ादी और ताकत छीनने का एक तरीका था। और ये एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत क्रूर जाल था। सोचिए कैसा जाल था ये। एक राजा अपनी ही सेना को खत्म कर देता, फिर ब्रिटिश सैनिकों को रखने का खर्चा भी देता, और अगर वो पैसा देने में चूक गया, जो कि अक्सर होता था, तो कंपनी उसके राज्य का एक टुकड़ा ही हड़प लेती थी। इस तरह बिना एक भी गोली चलाए कंपनी का इलाका बढ़ता ही चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर किसी ने चुपचाप सिर झुका दिया। जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ी, कुछ भारतीय राज्यों ने बहुत जोरदार तरीके से इसका सामना भी किया। और शायद ही किसी ने टीपू सुल्तान से ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी हो।
मैसूर के शासक टीपू कंपनी के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। उन्हें शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू ने सीधे कंपनी के बिजनेस पर चोट की। उन्होंने जरूरी सामानों का एक्सपोर्ट रोक दिया और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली। अंग्रेजों की नज़र में टीपू सुल्तान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक शासक थे। टीपू सुल्तान को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अंग्रेजों को उनसे 4 जंगें लड़नी पड़ी और आखिर में उन्हें मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर उन्हें हराना पड़ा। और 1799 में अपनी आखिरी लड़ाई श्रीरंगपट्टनम की जंग में भी वो अपनी राजधानी को बचाते हुए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी ने अपनी विस्तार की रणनीति एक बार फिर बदली। अब लड़ाई तलवार से नहीं, कानून से लड़ी जा रही थी। सैन्य विजय की जगह एक सीधी साधी प्रशासनिक पॉलिसी ने ले ली थी। इस पॉलिसी को विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। नियम बहुत सीधा था। अगर किसी राजा का कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य सीधे कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। ये कब्जा करने का एक कानूनी बहाना था। और ये नीति कमाल की असरदार साबित हुई। कुछ ही सालों के अंदर सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई बड़े राज्य एक के बाद एक कंपनी के साम्राज्य में मिला लिए गए। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जे का आखिरी दौर था। तो इस तरह ये सब हुआ। एक मामूली व्यापारिक चार्टर से शुरुआत हुई, फिर भारतीय सामान के लालच ने इसे आगे बढ़ाया, धोखे और जंग के रास्ते से ये गुजरी, और आखिर में एक कानूनी दांवपेच के साथ एक कंपनी ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये ताकत, लालच और मुनाफे और राजनीति के बीच की उस खतरनाक लाइन के बारे में एक चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या कोई भी कंपनी जिसका एक ही मकसद हो, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना, क्या वो कभी एक राज करने वाली ताकत बनने से खुद को रोक सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।